अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जैसे कि हमने डुबियन ट्रैकियोफाइटा की दो क्लासेस पढ़ी थी, एक थी जेमनोस्पर्म और दूसरी थी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा हमने कि इनके जो सीड्स हैं वो क्लोज्ड सीड्स हैं, जबकि जो जेमनोस्पर्म्स थे उनके नेकेड सीडेड प्लांट्स थे, वो उनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके जो सीड्स हैं वो क्लोज्ड हैं। तो किस तरह से इस प्लांट में सीड फॉर्मेशन होती है, लाइफ साइकिल क्या है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है और किस तरह से सीड बनता है और वो सीड क्लोज्ड कैसे होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट वाला टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी होती है हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि दो डिफरेंट जनरेशन जो हैं वो उनकी अल्टरनेशन होती है, यानी कि स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनकी जो स्पोरोफाइट है वो है डोमिनेंट और जो इनकी गमीटोफाइट है वो है लेस कॉन्स्पीशियस, मतलब डिपेंडेंट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर। लेकिन ब्रायोफाइट्स के केस में हमने पढ़ा था कि बिल्कुल उल्टा होता है। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो है वो लेस कॉन्स्पीशियस होती है, वो डिपेंडेंट होती है गमीटोफाइट के ऊपर, गमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होती है। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें उल्टा है, इनकी स्पोरोफाइट डोमिनेंट है और गमीटोफाइट जो है वो स्मॉलर इन साइज़ है और वो डिपेंडेंट भी है स्पोरोफाइट के ऊपर फूड के लिए, इसलिए हम उसको बोलते हैं लेस कॉन्स्पीशियस। ठीक है, लेस कॉन्स्पीशियस होने का यही मतलब है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, अपना फूड खुद ये प्रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, हमने कहा इसमें है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनकी स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है और गमीटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है। अब इनकी जो स्पोरोफाइट है इनमें प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हम देखते हैं कहीं पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो वो जो अपेरेंट मतलब बाज़ाहिर हमें जो नज़र आ रहा होता है, जो ट्री या प्लांट नज़र आ रहा होता है, वो उसकी स्पोरोफाइट होती है, गमीटोफाइट नहीं होती। ठीक है, तो उसकी जो स्पोरोफाइट है उसमें रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब स्पोरोफाइट मैच्योर करेंगे तो वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट जो है वो फ्लावरिंग प्लांट, जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जब स्पोरोफाइट होगी मैच्योर तो वो प्रोड्यूस करेगी फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर जो है, अब फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम डिटेल से देख लेते हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर, जो हम अक्सर प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स देखते हैं लेकिन हमें उनके पार्ट्स के बारे में नहीं पता होता। फ्लावर जो है बेसिकली ये मॉडिफाइड शूट ही है। ठीक है, जो शूट्स होती हैं प्लांट्स की, स्टेम वगैरह जो ब्रांचेज हैं, ये उसी की मॉडिफिकेशन है। बेसिकली ये क्या है, शूट है। रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में से अगर हम देखें कि फ्लावर जो है वो इन तीनों में से किसकी मॉडिफिकेशन है, रूट्स की, स्टेम्स की या लीव्स की, तो बेसिकली जो फ्लावर्स हैं वो स्टेम की यानी कि शूट की मॉडिफिकेशन है। स्टेम के ऊपर जो शूट्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनकी मॉडिफिकेशन है फ्लावर। फ्लावर जो है ये लेस, अच्छा, फ्लावर जो है इसके थ्री बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक है पेडिसल, एक है थैलमस जिसको हम टॉरस भी बोलते हैं। थैलमस एंड टॉरस जो है वो दोनों एक ही चीज़ के नाम है। और आ जाते हैं इसमें फ्लोरल लीव्स, जिसमें आ जाती हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। तो बेसिकली कितने पार्ट्स हैं फ्लावर के, थ्री पार्ट्स, पेडिसल, थैलमस और फ्लोरल लीव्स। ठीक है, फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अगर हम किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर को ऑब्ज़र्व करें तो हम देखते हैं कि फ्लावर जो है वो एक डंडी की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर फ्लावर लगा होता है। वो जो डंडी होती है, जो स्टाक होती है फ्लावर की, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, सबसे नीचे डायग्राम पे जो लेबल किया हुआ है पेडिसल, तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर की स्टाक है, जिस ब्रांच के ऊपर फ्लावर जो है वो लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल। ठीक है, अब पेडिसल के ऊपर एक स्वूलन सा पोर्शन होता है जिसके ऊपर जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस होता है। पेडिसल के बाद एक स्वूलन पोर्शन आ जाता है, उसको हम बोलते हैं थैलमस या फिर टॉरस। ठीक है, पेडिसल का भी पता चल गया, थैलमस का और टॉरस का भी पता चल गया। पेडिसल हमने कहा स्टाक है जिसके ऊपर फ्लावर जो है वो ग्रो करता है, उसको हमने पेडिसल कह दिया। और पेडिसल के बाद थोड़ा सा स्वूलन हिस्सा दिखाई दिया हमें। अगर हम फ्लावर को कहीं, फ्लावर अगर हम तोड़ते हैं प्लांट से, तो उसको हम उल्टा करके देखें तो वो नीचे से उसकी जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है वो हमें थोड़ा सा स्वूलन सा दिखाई देता है, फूला हुआ दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं थैलमस।
थैलमस के बाद आ जाती हैं थैलमस के बाद आ जाते हैं लीव्स फ्लावर के लीव्स हमें पता दो तरह के होते हैं। एक तो वो वाले लीव्स जो कलरफुल होते हैं, जिस तरह के अगर रोज़ फ्लावर हम देखें तो उसके जो रेड लीव्स हैं, ठीक है, जो उसकी रेड कलर की पत्तियां हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमें पेटल्स के अलावा, उन रेड कलर की पत्तियों के अलावा, हमें कुछ और लीव्स भी दिखाई देते हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर के और थोड़े से हार्ड होते हैं, जो फ्लावर की सबसे नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो जो ग्रीन कलर्स के लीव्स हैं उनको हम बोलते हैं सेपल्स। जो कलरफुल लीव्स हैं उनको पेटल्स बोल दिया, और जो ग्रीन कलर के लीव्स हैं उनको हमने बोल दिया सेपल्स। ठीक है, पेटल्स, सेपल्स, थैलमस और पेडिसल की हमें समझ आ गई। इसके बाद फ्लावर में दो तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और दूसरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सेपल्स, पेटल्स, थैलमस और पेडिसल जो हमने पढ़ा है, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इनको हम ये भी कह देते हैं कि ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं ये गैर ज़रूरी हिस्से हैं, नॉन एसेंशियल हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। रिप्रोडक्शन में जिसका रोल होता है वो दो तरह के पार्ट्स आ जाते हैं प्लांट के अंदर। एक को हम बोलते हैं कार्पल और दूसरे को बोलते हैं स्टेमन। राइट साइड पे आपको कार्पल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और कार्पल में आगे फर्दर 3 पार्ट्स आ जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके बनाते हैं क्या, कार्पल्स। ठीक है, सबसे जो टॉप वाला पोर्शन है जिसको हमने स्टिग्मा से लेबल किया होता है, वो जो टॉप वाला पोर्शन है ओपन, जिसका ओपन होता है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद जो है वो थोड़ा इलोंगेटेड पोर्शन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल के बाद सबसे नीचे स्वूलन पोर्शन आता है, थोड़ा सा फूला हुआ राउंड सा, उसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके बनाते हैं कार्पल्स। अब ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, और ओव्यूल जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ओवरी के अंदर। हमने तो सिर्फ एक ओव्यूल ड्रॉ किया ना, तो फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो लेयर्स होती हैं, जिनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, जैसे पहले भी हमने इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ा था कि जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। तो ओवरी के ऊपर इंटेगुमेंट भी प्रेजेंट होती है, कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के ऊपर प्रेजेंट है इंटेगुमेंट, और ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। ओवरी के बाद जो है इलोंगेटेड पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल के बाद सबसे जो टॉप वाला पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो है वो कलेक्टिवली उनको हम बोलते हैं कार्पल्स, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है क्योंकि ओव्यूल के अंदर एग प्रोड्यूस होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का वो क्या है, कार्पल। इसके बाद आ जाते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। फ्लावर के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी हमें दिखाई देते हैं। अगर हम रोज़ फ्लावर को ही ऑब्ज़र्व करें तो हमें उसके अंदर कुछ धागों की तरह के, थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर कुछ स्फेरिकल सी जिनके टॉप पे राउंड से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, जो धागे की तरह का स्ट्रक्चर है वो है फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर राउंड स्फेरिकल फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिसको हम बोलते हैं एंथर। और एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके बनाते हैं स्टेमन्स, और स्टेमन्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि जो स्टेमन के एंथर हैं, एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं मेल माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो इस तरह एक फ्लावर के अंदर दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी। इसलिए हम ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हर्मैफ्रोडाइट प्लांट्स, जिनके पास दोनों ही तरह के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। अगर हम देखें एक रोज़ के फ्लावर की ही हम बात करते हैं, तो सबसे नीचे जो हमने बात की थी कि जो डंडी की तरह का स्ट्रक्चर था, स्टॉक थी जिसके ऊपर फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हमने कहा था पेडिसल या पेडंकल। ठीक है, एक ही चीज़ है, पेडिसल या पेडंकल एक ही चीज़ का नाम है। और ऊपर जो ग्रीन कलर की हमने बोला, जो लीव्स थे, ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ थी उनको हमने क्या कहा था, सेपल्स, और अंदर जो रेड कलर की पत्तियाँ हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स। सेपल्स, पेटल्स और पेडिसल की भी
समझ आ गई हमें, ठीक है। अब देखें इस फ्लावर को अगर हम गौर से देखें तो सबसे नीचे वो जो स्टाक की तरह का स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे उन्होंने लेबल नहीं किया, जो डंडी है फ्लावर की जिसको हमने बोल दिया पेडिसल। पेडिसल के बाद आ जाते हैं सेपल्स, यानी कि जो ग्रीन कलर की लीव्स थी। उसके बाद जो कलरफुल लीव्स आ जाती हैं, हर फ्लावर की डिफरेंट कलर की लीव्स होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑरेंज कलर की बनाई हुई हैं, तो ऑरेंज कलर की जो लीव्स हैं उनको हमने बोल दिया पेटल्स। फिर उसके बाद हम कार्पल और स्टेमन को देखते हैं। तो ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम फिलामेंट बोल रहे थे, और फिलामेंट के ऊपर स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है एंथर। तो एंथर और फिलामेंट को हम बोल रहे हैं स्टेमन, और स्टिग्मा सबसे टॉप वाला पोर्शन। उसके बाद स्टाइल, ठीक है, जो इलोंगेटेड ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला स्टाइल, और सबसे नीचे जो स्वूलन पोर्शन है उसको बोला हमने ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हमने कहा कि ये है कार्पल। तो प्लांट के फ्लावर के अंदर कार्पल और स्टेमन दोनों प्रेजेंट होते हैं। कार्पल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो ओवरी वाला स्ट्रक्चर है, जो नीचे स्वूलन पोर्शन है राउंड सा स्फेरिकल सा, उसके अंदर कुछ उन्होंने ओव्यूल ड्रॉ किए हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर्स की समझ आ गई, ठीक है। फ्लावर के स्ट्रक्चर्स को समझना ज़रूरी है, तभी हम नेक्स्ट उसके लाइफ साइकिल को समझ सकेंगे, ठीक है। अब एंथर जो हैं, जो फ्लावर के एंथर्स हैं, जो स्टेमन का पार्ट है, एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल स्पोर्स, और जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर है फीमेल स्पोर, ठीक है, यानी कि मेगा स्पोर। अब ये दोनों मिलेंगे, हमेशा हम पढ़ते हैं कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है तो ही फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो इसी तरह अब जब एंथर के अंदर जो पोलन्स हैं, जो माइक्रोस्पोर्स हैं, मेल स्पोर्स हैं, वो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है फीमेल स्पोर। जब वो उसके साथ मिलेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि एंथर के अंदर जो मेल स्पोर्स हैं उनका स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट है फीमेल स्पोर, ठीक है। यानी कि एंथर में से मेल स्पोर होता हुआ कहाँ से, स्टिग्मा से होता हुआ, स्टाइल से होता हुआ ओवरी तक जाएगा। तो एक काफ़ी लंबा सफ़र है जो इसने तय करना है मेल स्पोर ने, फिर जाके फर्टिलाइजेशन होगी और सीड बनेगा, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, हम जानते हैं कि अक्सर इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं, फ्लावर्स के ऊपर। तो एंथर के अंदर जो पोलन्स हैं वो उनके लेग्स के साथ जो है वो चिपक जाते हैं, फिर वो जाके किसी और फ्लावर के ऊपर बैठते हैं या उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर बैठते हैं, तो वो पोलन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ओवरी के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से विंड के ज़रिए, हवा के ज़रिए भी एंथर के अंदर जो मेल स्पोर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं स्टिग्मा को, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टिग्मा को, वो स्टाइल से ओवरी की तरफ जाएगा और वहाँ पे जाके ओव्यूल के अंदर जो एग है उसको फर्टिलाइज़ कर देगा और इससे हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसीजर को हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, एंथर के अंदर किस तरह से मेल स्पोर्स बनते हैं और ओव्यूल के अंदर किस तरह से फीमेल स्पोर बनते हैं। स्टेमन्स और कार्पल्स के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। स्टेमन और कार्पल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और सेपल्स और पेटल्स जो हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इसलिए ये नॉन एसेंशियल भी हैं। अगर ये ना भी हो तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इनका मकसद क्या है सेपल्स और पेटल्स का, अगर इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है तो फिर सेपल्स और पेटल्स प्रोड्यूस करने का क्या मकसद है। सेपल्स और पेटल्स जो हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको, यानी कि स्टेमन्स और कार्पल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये ऊपर कवरिंग की तरह, प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं स्टेमन और कार्पल के ऊपर। तो ये इनको, स्टेमन्स और कार्पल्स को किसी भी डैमेज से बचाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर ये जो सेपल्स हैं जो बहुत कलरफुल सी, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स की होती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स यानी कि जो
इंसेक्ट्स वगैरह हैं जिसमें फ्लाइज वगैरह आ जाती हैं, वो क्या करती हैं कि वो फ्लावर्स के कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ जाती हैं, उनके ऊपर बैठती हैं, जिसकी वजह से फिर पोलिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर पेटल्स जो हैं वो हम अक्सर नोट करते हैं कि वो वहाँ से जड़ जाती हैं, फॉल ऑफ कर जाती हैं। ठीक है, तो पेटल्स जो हैं वो हमेशा उतर जाती हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब मकसद पूरा हो जाता है, सेपल्स और पेटल्स का काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर जो है ये वहाँ से उतर जाती हैं। तो पेटल्स कहता है हमेशा उतर जाती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेपल्स जो ग्रीन कलर्स की लीव्स थी वो भी उतर जाती हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होती कैसे है। अच्छा, एंथर जो था, एंथर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्टेमन में हमने कहा एंथर और फिलामेंट होता है, एंथर के अंदर प्रेजेंट है। एंथर के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मेल स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब वो मेल स्पोर्स कैसे बनते हैं। एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे कि हमें पता है कि माइक्रो मेल होता है और मेगा फीमेल होता है। ठीक है, तो एंथर के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, मियोसिस के ज़रिए वो डिवाइड करेगा और वो बना देगा हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई और उससे बन गए हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स, यानी कि एंथर के अंदर बहुत ज़्यादा हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे, वो करेंगे जर्मिनेट। ठीक है, यानी कि ग्रो करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे मेल गैमीटोफाइट में। सबसे पहले हमने कहा एंथर के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस और उसके रिजल्ट में बने हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स, यानी कि एंथर के अंदर बहुत ज़्यादा हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं। अब उन माइक्रोस्पोर्स में होगी जर्मिनेशन और वो बनाएंगे मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, सेकेंड लाइन में अगर आप देखें, कहता है कि माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गैमीटोफाइट को हम पोलन बी कहते हैं। वही जो हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स थे उन्होंने जर्मिनेट करके उनके अंदर बन गए मेल गैमीटोफाइट। तो ऐसे माइक्रोस्पोर्स जिनके अंदर मेल गैमीटोफाइट बन चुका है उनको अब हम कहेंगे पोलन। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि एंथर के अंदर पोलन्स प्रेजेंट होते हैं, तो पोलन्स बेसिकली हैं क्या, पोलन्स माइक्रोस्पोर्स हैं। ठीक है, मेल स्पोर्स हैं, वही स्पोर्स जब जर्मिनेट करके उनके अंदर मेल गैमीटोफाइट बन जाता है तो हम उसको कह देते हैं ओवरऑल कि ये पोलन्स हैं। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि एंथर के अंदर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स। अब वो पोलन बने किस तरह है वो प्रोसेस हमने पढ़ लिया। माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस, उससे बने हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स, और हैप्लाइड माइक्रोस्पोर जो है उन्होंने हर हैप्लाइड माइक्रोस्कोप के अंदर मेल गैमीटोफाइट बन गया। तो ऐसे माइक्रोस्पोर्स जिनके अंदर मेल गैमीटोफाइट बन चुका है इस स्टेज पे उनको हम बोल देते हैं पोलन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, वही एंथर जो स्टेमन के ऊपर प्रेजेंट था उसके अंदर हमने कहा प्रेजेंट थे माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करके कन्वर्ट हो गए किसमें, पोलन्स में। ठीक है, तो अब हम इसको ओवरऑल कह देते हैं कि एंथर के अंदर प्रेजेंट है पोलन्स। ठीक है, अब क्या होगा, एंथर रप्चर करेगा यानी कि फट जाएगा, तो पोलन्स उसमें से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, एंथर के अंदर पोलन्स प्रेजेंट है और पोलन्स बने हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ये प्रोसीजर हमने पढ़ लिया। अब एंथर के अंदर है पोलन्स। अब पोलन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उनका स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है ताकि स्टिग्मा से स्टाइल और स्टाइल से ओवरी और ओवरी से होते हुए ओव्यूल में पहुंच के वो फर्टिलाइजेशन कर दे। अब एंथर में से पोलन्स निकल आए। ठीक है, अब क्या होगा, पोलन के अंदर कहता है हर पोलन के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, हर पोलन के अंदर प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस। अब उसमें होगी माइटोसिस, न्यूक्लियस में होगी माइटोसिस और वो 3 डिफरेंट सेल्स बना दे, 3 डिफरेंट न्यूक्लियाई बना देगा। ठीक है, एक पोलन को अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर हमने बहुत सारे पोलन्स ड्रॉ किए, 4 पोलन्स ड्रॉ किए, उनके अंदर प्रेजेंट थे न्यूक्लियस। अब एक पोलन को अगर हम देखते हैं उसके अंदर जो एक न्यूक्लियस था उसमें हुई माइटोसिस और वो उसने क्या बना दिए, 3 डिफरेंट न्यूक्लियाई बना दिए। एक न्यूक्लियस में माइटोसिस हुई और हमारे पास आ गए 2 मेल गैमीट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, पोलन के अंदर जो न्यूक्लियस था उसमें माइटोसिस होने की वजह से क्या हो गया, 2 मेल गैमीट्स बने, जिस तरह से हम डायग्राम में देख सकते हैं। 2 मेल गैमीट्स बने और एक ट्यूब न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, तो ऐसा पोलन
जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है उसमें माइटोसिस हो चुकी है, मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस बन गया है, उसको हम बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, पोलन के अंदर जब माइटोसिस हो जाएगी और उसका न्यूक्लियस 2 मेल गैमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस बना देगा, तो ऐसे पोलन को अब हम पोलन नहीं, अब हम उसको कह देंगे कि ये है एक मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, अब क्या होगा, हमने कहा था कि अब जो है वो पोलन जो है उसका स्टिग्मा तक पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि हमने कार्पल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। तो हमने देखा कि अब जो पोलन है, सबसे राइट वाली डायग्राम हम देख रहे हैं, पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होने के बाद पोलन से एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। पोलन में से जो अब मेल गैमीटोफाइट बन चुका है उसमें से एक पोलन ट्यूब निकलेगी, ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर निकलेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, और उस ट्यूब में प्रेजेंट होंगे हमारे वही 2 मेल गैमीट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, और उसी तरह हम ओवरी की तरफ चले जाते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट था और ओव्यूल के अंदर हमने कहा था कि हमारा फीमेल जो है वो स्पोर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर। ठीक है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है मेगा स्पोर जिसकी फर्टिलाइजेशन करनी है पोलन ट्यूब में। जो मेल गैमीट प्रेजेंट है, ठीक है, वो पोलन ट्यूब से होते हुए आ जाएंगे ओवरी के पास, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो मेगा स्पोर है उसकी करेंगे वो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड वाली डायग्राम देख रहे हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही जो ओव्यूल के अंदर एक मेगा स्पोर था उसमें होगी अब उसमें जो है वो ग्रोथ होगी और वो एक जो मेगा स्पोर है वो बना देगा 7 सेल्स। एक मेगा स्पोर जो है वो डिवाइड करके कितने सेल्स बना देगा, 7 सेल्स। ठीक है, जिनमें से एक सेल जो होगा वो एग होगा, उन 7 सेल्स में से एक सेल एग होगा। जिस तरह से हमें इस डायग्राम में ओव्यूल के अंदर 7 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, 3 ऊपर 3 नीचे और एक दरमियान में सेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब मेगा स्पोर जो है वो 7 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, मेगा स्पोर में डिवीजन हुई और वो कन्वर्ट हो गया 7 सेल्स के अंदर, उन 7 सेल्स को हम बोलते हैं कि ये एक फीमेल गैमीटोफाइट बन गया है। ठीक है, तो उन 7 सेल्स में से हमने कहा था एक क्या है, एग है। ठीक है, और एग भी क्या है, हैप्लॉइड। स्पोर्स जो हमारे आ रहे हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर, जो न्यूक्लियाई हैं, जो मेल गैमीट है वो भी हैप्लॉइड है और जो हमारा फीमेल गैमीट था यानी कि एग है वो भी क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, दोनों हैप्लॉइड्स मिलेंगे तो फिर ही डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा ना। ठीक है, ओव्यूल के अंदर 7 सेल्स प्रेजेंट है जिसमें से हमने कहा 3 ऊपर प्रेजेंट है और 3 नीचे और दरमियान में एक सेल प्रेजेंट है। वो जो दरमियान में एक सेल है ना उसको हम बोलते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस, क्योंकि वो डिप्लॉइड होता है। हमने कहा जो एग है वो क्या है, हैप्लॉइड है, लेकिन वो जो दरमियान में एक सेल प्रेजेंट है वो क्या है, वो डिप्लॉइड है। ठीक है, एग सेल हो गया हैप्लॉइड और जो दरमियान में न्यूक्लियस है जिसको हमने कहा ये फ्यूजन न्यूक्लियस है वो क्या है, डिप्लॉइड। अब क्या होगा, अब पोलन ट्यूब जो है ना वो पहुंच चुकी है ओव्यूल तक। ठीक है, पोलन ट्यूब में से अब दोनों न्यूक्लियाई होते हुए जाके एंटर हो जाएंगे ओव्यूल के अंदर। ठीक है, जो दोनों मेल गैमीट्स थे। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस वहीं पर रहेगा, ट्यूब न्यूक्लियस का काम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस का नाम ही ट्यूब पोलन ट्यूब से निकला ना। तो ट्यूब न्यूक्लियस का मकसद सिर्फ और सिर्फ पोलन ट्यूब की ग्रोथ करना था, तो इसलिए अब पोलन ट्यूब पहुंच गई ओव्यूल तक, उसका काम हो गया ख़त्म। और अब जो बाकी पीछे 2 मेल गैमीट थे वो एंटर हो जाएंगे किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। अब क्या होगा, अब होगी फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं। अब क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो होती है डबल फर्टिलाइजेशन। हम देखेंगे कि हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। हमने कहा कि ओव्यूल के अंदर जो एक तो था एग सेल। ठीक है, एग सेल एक मेल गैमीट एग सेल के साथ मिल गया और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, जाइगोट में। जिस तरह डायग्राम में आपको लेबलिंग भी दिखाई दे रही है, एक जो एग था पिछली डायग्राम में देखें कि एग सेल कहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, जो नीचे वाले 3 सेल्स थे उनमें से दरमियान वाला जो सेल था वो था एग। अब एग के साथ एक गैमीट मिला, एक मेल गैमीट मिला तो वो कन्वर्ट हो गया जाइगोट में। अब जो दरमियान में जो फ्यूजन न्यूक्लियस था ना, दूसरा मेल गैमीट उस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में। ठीक है, वो एंडोस्पर्म होगा ट्रिप्लॉइड।
क्योंकि जो हमारे पास जो पहले फ्यूजन न्यूक्लियस था वो तो ऑलरेडी डिप्लॉइड था ना, अब इसके साथ एक और मेल गैमीट मिल गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड में, यानी कि वो 3n होगा। ठीक है, तो इस तरह से हुई है डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो एग की फर्टिलाइजेशन हुई है और दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस की भी फर्टिलाइजेशन हुई। इसलिए एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम कहते हैं कि ये डबल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि एक ही टाइम पे दो दो सेल्स की फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको आ भी सकता है। और इसका पूरा प्रोसीजर हमने समझ लिया कि किस तरह पोलन के अंदर दो मेल गैमीट थे, एक मेल गैमीट जो है वो पोलन ट्यूब से होते हुए दोनों मेल गैमीट्स ओव्यूल के अंदर आए, एक मेल गैमीट ने एग को फर्टिलाइज़ किया, कन्वर्ट हो गया जाइगोट में, और दूसरे मेल गैमीट ने फ्यूजन न्यूक्लियस को फर्टिलाइज़ किया और वो कन्वर्ट हो गया एंडोस्पर्म में। ठीक है, इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट तो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, तो एंडोस्पर्म क्या करेगा, एंडोस्पर्म का मकसद होता है फूड को स्टोर करना। ठीक है, तो जो जाइगोट जो है वो डेवलप करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो से आगे जो पूरा प्लांट बनेगा, तो उसकी जो ग्रोथ के लिए, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होगी वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। तो एंडोस्पर्म का मकसद जो है वो फूड को स्टोर करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपको पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म का मकसद क्या है। एंडोस्पर्म डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, तो ये ट्रिप्लॉइड है और ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गई, अब क्या होगा, अब जिस ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है ना, अब ओव्यूल की जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ठीक है, ओव्यूल की जब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट एंडोस्पर्म बन गया, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ठीक है, और वो ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट था, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ठीक है, जिस तरह से हम फ्रूट खाते हैं, मैंगो की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है और ऊपर जो फ्रूट प्रेजेंट होता है ना जिसको हम खाते हैं, वो ओवरी ही थी बेसिकली। ठीक है, शुरू में वो क्या थी, ओवरी, और ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो गई किस में, फ्रूट में। ठीक है, सीड ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। ठीक है, और ओव्यूल के ऊपर जो लेयर्स प्रेजेंट थी जिसको हमने इंटेगुमेंट कहा था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगी सीड कोट में। ठीक है, शुरू में हमने कहा था ओव्यूल के ऊपर कुछ लेयर्स भी प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव लेयर्स, जिनको हम कहते थे इंटेगुमेंट। तो वो जो प्रोटेक्टेड लेयर्स थी वो कन्वर्ट हो जाएंगी सीड कोट में, और सीड कोट में हमें पता है प्रेजेंट होता है टेस्टा एंड टैगमन। ठीक है, दो लेयर से सीड कोट बनता है, टेस्टा एंड टैगमन, तो वो किससे बनी है, इंटेगुमेंट से। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन भी हो गई, सीड भी बन गया, और सीड से आगे फिर से जो है वो नया प्लांट बन जाएगा। तो ये था एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाइफ साइकिल। एंथर के अंदर पोलन्स जो हैं उनमें माइटोसिस हुई, दो मेल गैमीट बने, एक ट्यूब न्यूक्लियस बना, पोलन ट्रांसफ़र हो गया स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से उसने पोलन ट्यूब बनाई, वहाँ से ट्रांसफ़र होता हुआ चला गया वो ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर था वो उसने डिवीजन करके 7 सेल्स बनाए थे जिसको हम फीमेल गैमीटोफाइट कह रहे थे। एक सेल एग था, एग की एक जो था वो मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करेगा तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा जो फ्यूजन न्यूक्लियस था जो डिप्लॉइड था उसकी फर्टिलाइजेशन होगी मेल गैमीट से, वो कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में। ठीक है, तो ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और जो ओव्यूल की वॉल्स थी वो कन्वर्ट हो जाएंगी सीड कोट में, यानी कि टेस्टा एंड टैगमन में।